बच्चों तो हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं ऑक्सीजन। बच्चों किसी भी एलिमेंट को पढ़ने के लिए मेरा मानना है कि इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए आप लोग को। अब बैकग्राउंड से मेरा मतलब ये है कि वो एलिमेंट को कौन इस दुनिया में लेके आया, हु आर द पर्सन विच इज़ द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस एलिमेंट। तो थोड़ा सा हिस्ट्री के एंगल में, हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि आखिर कैसे इस एलिमेंट को हमने इंट्रोड्यूस किया, इन्वेंट किया और कैसे हमारी फिर लाइफ में ये आया। तो बच्चों दो शख्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अलग अलग जगहों पर। एक था प्रीस्टली, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए एक बार गूगल डाल के, शायद स्पेलिंग में कुछ गलती कर रहा होगा मैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इसका नाम तो प्रीस्टली ही था, PRIESTLEY प्रीस्टली। एंड द सेकेंड गाय वॉज शाइल, SCHEELE। ठीक है, दो अलग अलग लोग जो हैं बच्चों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अलग अलग जगहों पर, और इन्होंने खोज के निकाला एक एलिमेंट जो इन्हें दो बातों को बहुत गौर से इंडिकेट कर रहा था। दो बातें कौन सी? इन्होंने इस एलिमेंट को नाम दिया। नाम देने के पहले इन्होंने ये खोजा कि ये एलिमेंट जो है ये वाइटल एयर है। बच्चों क्या होता है कि जब भी कोई साइंटिस्ट किसी नई चीज़ को खोजता है तो देखा होगा आपने कि वो उसको कोड नाम देता है ना, मतलब कोड लैंग्वेज में कुछ एक नाम होता है एक्चुअल में उसका नाम रखने से पहले। तो इन्होंने इसको बच्चों नाम दिया था वाइटल एयर नाम दिया था, और इन्होंने इसको एक और नाम दिया था जिसको कहते हैं कि फायर एयर। क्योंकि बच्चों क्या हो रहा था कि ये एलिमेंट जो है ये हमेशा एयर में प्रेजेंट मिल रहा था। एंड दूसरी बात, जब भी आप इस एलिमेंट को आग के पास लेके जाओगे तो इससे आग और बढ़ रही थी, या फिर अगर आग नहीं है तो वहाँ पर आग लग रही थी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से खोजा गया इसको। तो खैर ये तो काम हो गया, दो साइंटिस्ट लोगों ने दुनिया में इसको लाया कि यार हमने एक एलिमेंट खोजा नया वाला, और उसमें ये दो बातें हमको मिल रही है। इसके बाद बच्चों एक इंसान आया, लैवोशियर। बच्चों अब लैवोशियर के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे पहले से कि लैवोशियर जो है ये केमिस्ट्री के वर्ल्ड के सुपरस्टार है, रॉक स्टार है, ऐसा बोल सकते हो। लैवोशियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। लैवोशियर ही पहला इंसान था जिसने केमिस्ट्री में कई कंपाउंड को इन्वेंट किया और कई कंपाउंड के बारे में बहुत सी प्रॉपर्टीज़, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई किया। तो खैर ये लैवोशियर थे जिन्होंने आके ऑक्सीजन के बारे में कुछ कंफर्म बातें बताई और एक थ्योरी उन्होंने आगे पोस्टुलेट की कि यार ऑक्सीजन जो है, मतलब ये जो एलिमेंट हमने नया खोजा है उसका उस टाइम तक ऑक्सीजन नाम नहीं था। तो ये एलिमेंट जो खोजा गया है, ये एलिमेंट में एक बहुत ख़ास बात है कि दिस एलिमेंट is always the essential component of acid. It is always essential component of acid। यार ये एलिमेंट ना एसिड में तो हमेशा मिलता ही मिलता है। तो जैसे ही ये बात समझ में आई कि भाई ये कंपोनेंट तो एसिड में हर जगह मिलता है, तो उन्होंने झट से उसका नाम रख दिया ऑक्सीजन। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है भाई, एक कॉमन इंसान जो होता है अब उसको कैसे समझ में आए कि भैया अगर कोई चीज़ हमें दिखती है कि वो एसिड में है तो उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। अब ये एंगल कहाँ से है? तो बच्चों वो समझने के लिए आपको ये बात जानना पड़ेगा कि ऑक्सीजन जो है बच्चों वो एक और किसी भाषा से, एक डिफरेंट लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है, और उस लैंग्वेज में इसके दो पार्ट बनते हैं। एक पहला पार्ट जो बनता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सस। The first part is called as oxus and the second part is called as genus। अब बच्चों oxus, OXUS oxus जो होता है इसका मतलब होता है बच्चों acid। oxus is acid and genus is called as maker। उस लैंग्वेज में बच्चों oxus और genus ये दो वर्ड लिए गए और इन दोनों का मतलब जब मिला के बनाया गया तो इसको acid maker की तरह देखा गया कि यार ऑक्सीजन जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा आपको एसिड के अंदर प्रेजेंट मिलेगा। ये उस समय की बात थी, बाद में तो खैर ये चीज़ें मतलब गलत भी साबित हुई कि नहीं है, ज़रूरी नहीं कि मतलब ऑक्सीजन होना ही चाहिए कंपाउंड के अंदर में तभी जाकर वो एसिड बनता है। सॉरी,
लेकिन तब तक तो ये पोस्टुलेट हुआ था कि हाँ भैया ऑक्सीजन इज़ कंपलसरी फॉर देयर टू इन एसिड, अगर आपको एसिड चाहिए तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा। तो ये हिस्ट्री का पार्ट था बच्चों, ऐसा इन्वेंट हुआ है। ये सब कहानियाँ थी इसमें कि मतलब पहले इन्होंने खोज के निकाला और बोला कि वाइटल एयर है, फायर एयर है, एंड बाद में लावोशियर भाई साहब आए। लावोशियर भाई साहब ने ऐसा बोला कि यार ये तो एक कंपलसरी और इसेंशियल कंपोनेंट है एसिड का, और क्योंकि ये हर जगह एसिड में मिलता है तो इसको हम आज से बुलाएंगे ऑक्सीजन। आज से हमारे बच्चे का नाम हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन है एसिड और जेनाजेन है मेकर। तो ये था इसका इन्वेंशन, डिस्कवरी हो चुकी थी। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि ऑकरेंस कहाँ कहाँ मिलता है इसका, कहाँ कहाँ पर आपको ऑक्सीजन का प्रेजेंस मिलेगा। बच्चों आपने डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑकरेंस ऑफ, कई बार इसको ऑकरेंस बोलते हैं लोग और कई बार इसको ऑकरेंस बोलते हैं, खैर व्हाट्स इन द नेम। लेट्स सी द ऑकरेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑकरेंस कहाँ कहाँ ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट वाइज हम चलेंगे इसमें। तो ऑक्सीजन का ऑकरेंस जो है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको हमें पढ़ना है कि पहले अर्थ में कैसे मिलता है ये। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है बच्चों, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द एटमॉस्फेयर, ठीक है। आप लोग मेरी तरह नोट्स निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये बाद में काफ़ी काम में आएंगे आपके बच्चों। एटमॉस्फेयर के अंदर में ऑक्सीजन जो है वो 21% है अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो। अगर आप पूरा वॉल्यूम जो भी एटमॉस्फेयर का है उसे अगर आप 100% पकड़ते हो तो उस पूरे वॉल्यूम का 21% जो है वो ऑक्सीजन है। खैर, तो ये वॉल्यूम की बात होगी। अब मास के बारे में कैसे बात करेंगे? तो बच्चों मास के बारे में जो है वैसा हम बोल सकते हैं कि 23% जो है मास वो ऑक्सीजन का है पूरे एटमॉस्फेयर में। पूरा एटमॉस्फेयर जो होगा उसका 23% मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से आता है। खैर, तो ये परसेंटेज तो खैर इसकी बात हो गई, मतलब इतना ऑकरेंस जो है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से मिलता है। अब जो सवाल ये उठता है कि यार क्या ये मास, ये परसेंटेज जो है मास का या वॉल्यूम का, क्या इसमें टाइम के साथ में कोई बदलाव आता है? ये सवाल उठता है दिमाग में पहले कि यार क्या आज मैं उठा तो ऑक्सीजन कम हो गया और कल मैं उठा तो ऑक्सीजन बढ़ गया, ये कुछ वेरिएशन आता है क्या इसमें? तो ये क्वेश्चन जब माइंड में आपके आता है तो आपको इसका जवाब एक चीज़ से मिल सकता है कि बच्चों ये जो परसेंटेज जो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये परसेंटेज जो बच्चों होगा ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अनलेस अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए तब जाके कहीं मतलब ऑक्सीजन का वेट चेंज होगा। ये परसेंटेज जो है ये कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए जो चीज़ हमारी नेचर अर्थ जो करवाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। बच्चों मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। सॉरी गाइस, दिस यहाँ पे ई नहीं चाहिए, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर इज कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ, और यू कैन से जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर, और वहाँ से आपको लगातार ऑक्सीजन मिलता रहेगा। खैर, ये इसके ऑकरेंस की बात होगी। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई एटमॉस्फेयर में इतना परसेंटेज मिलता है वॉल्यूम के हिसाब से और मास के हिसाब से, एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग सनलाइट। ऑब्वियसली यू हैव द वेरी जनरल आइडिया ऑफ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को अच्छा खासा उसका आइडिया होगा जहाँ तक मुझे पता है। खैर, तो इस तरीके से मिलता है ऑक्सीजन। और इसके बाद थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे होता है। तो बच्चों ऑक्सीजन जो है इट इज़ द इसेंशियल इंग्रेडिएंट। ये हर लिविंग एनिमल के जो भी लिविंग मैटर जो भी है, मतलब सिर्फ एनिमल की बात नहीं कर रहा मैं, जो भी लिविंग मैटर जो होगा, ऐसे मान लो कि ह्यूमंस तो जो क्या कहते हैं कि ज़मीन पे रहते हैं, उनकी बात तो करते ही है कि मतलब उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा जो एनिमल्स या मैमल्स जो भी बायोलॉजी का पार्ट होगा, मैं वर्ड आपको प्रॉपरली बता नहीं पाऊँगा, बट जो भी लिविंग मैटर है, एनी लिविंग मैटर रिक्वायर्स ऑक्सीजन। तो उनके ज़िंदगी का, तो जो भी लिविंग मैटर जो भी है उनके ज़िंदगी का एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है ये। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को कि हर जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका। और इसके अलावा जो
लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस जो है वो दो चीज़ों में और काफ़ी ज़्यादा है। एक तो रेस्पिरेशन में, हमारे रेस्पिरेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड साथ में कंबशन के लिए। अगर हमें कुछ बर्न करना है, हमें कुछ जलाना है, और मान लो अगर आपने कहीं पर फायर को स्टार्ट कर दिया है और आप चाहते हो कि फायर जो है वो लगातार कुछ देर तक मेंटेन रहे, तो जितना टाइम तक आप चाहते हो कि वो फायर मेंटेन रहे, आपको वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी लगातार मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर वहाँ से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो वहाँ से आग भी ख़त्म हो जाएगी, और जो कंबस्टिंग कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो रेस्पिरेशन और कंबशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस आता है इसका। और अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें तो बच्चों, ये अर्थ के क्रस्ट में सबसे एबंडेंट एलिमेंट है। इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ। खैर अगर पूरे यूनिवर्स की बात करोगे तो थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, बट अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के क्रस्ट में बच्चों, मतलब शायद आपको समझना चाहिए यहाँ पे कि मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। अर्थ क्रस्ट जो होता है, अगर कहीं आपने सुना कि अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, तो आपको इमेजिन करना है कि जो ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं, हमारी ज़मीन जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय या बैठे हैं या जो भी कर रहे हैं, इस ज़मीन के अंदर का हिस्सा जो होता है उसको हमने नाम दे रखा है अर्थ क्रस्ट। ओके, तो ये बातें हो गई। और बातें क्या बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपको ये रॉक्स के अंदर मिलता है ना। रॉक्स में सॉल्ट वॉल्ट जो होता है उसमें कई जगह पे ऑक्सीजन भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे कॉमन केमिकल हमारे अगल बगल जो होता है, वाटर। वाटर क्योंकि हर लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर इंसान के लिए। बच्चों, वाटर का भी जो 89% पार्ट जो है ना बाई मास, वाटर का जो 89% पार्ट जो है मास बाई मास, दैट इज़ ऑल्सो ऑक्सीजन। अभी मैंने कैसे निकाला आपको समझा दूं मैं, वरना बोलोगे क्या भाई कौन सी बातें कर रहे हो। H2O, ठीक है भाई। H2O में जो है सिर्फ 2 ग्राम का हाइड्रोजन होता है और बाकी 16 ग्राम तो अपना ऑक्सीजन होता है ना। तो परसेंटेज निकाल लो, मास परसेंटेज जो है आपको वो कुछ 88.88 मिलता है। इसको राउंड ऑफ करके 89% बोल दिया मैंने। तो इस तरीके से ये इसका इम्पोर्टेंस है, ये इसका ऑकरेंस भी होगा कि इन जगह पर आपको ऑक्सीजन के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। एटमॉस्फेयर, फोटोसिंथेसिस, लिविंग मैटर में, रेस्पिरेशन कंबशन में, अर्थ क्रस्ट में, रॉक्स में और वाटर में। तो ऑकरेंस भी आपको याद रहेगा। अब चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ, देखते हैं प्रिपरेशन कैसे करना है ऑक्सीजन का। बच्चों, ऑक्साइड्स की जब बात करोगे प्रिपरेशंस की, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड आपको कॉमनली नज़र आएंगे, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज का ऑक्साइड मिलेगा आपको, सिल्वर के ऑक्साइड देखने मिलेंगे आपको, और कुछ ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम भी आपको देखने मिलेंगे। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं इसकी। द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इंक्लूड्स समवॉट नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट मेथड जो है बच्चों, उसके लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको होगा तो अच्छी बात है, वरना आप अभी इसको पढ़ लो, याद कर लो। जब चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तब इसको एक बार रिवाइज कर देना, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या करना है आपने, द फर्स्ट मेथड इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन करना होगा आपको। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, अच्छा मतलब आपको यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करना है और हीट करना है, और किसको करना है, तो ऐसे मेटल्स, ठीक है, जो लोअर पार्ट में आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार आइडिया देता हूँ कि क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बच्चों क्या होता है कि साइंटिस्ट लोगों ने सारे जितने भी एलिमेंट्स दुनिया में हैं उनको एक सीरीज, एक सीक्वेंस में लगा रखा है उनके रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। सॉरी। अब बच्चों उस बेस पे जब उन्होंने लगा रखा है इसको, तो जो एलिमेंट बॉटम में आते हैं, ठीक है, उन बॉटम वाले एलिमेंट को अगर आप थर्मली डिकम्पोज करोगे तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो उन मेटल्स के जो ऑक्साइड है, उन मेटल्स के ऑक्साइड को अगर आप हीट करोगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले ठीक है पॉइंट को पूरा कर लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लोअर मेटल्स, और यू कैन से थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ
मेटल्स, ठीक है, इन लोअर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बच्चों ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मेटल्स जो लोअर पार्ट में आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, उनके ऑक्साइड्स को जब लोगे आप और उसको जब आप हीट करोगे, थर्मली डिकम्पोज करोगे, मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसको डिकम्पोज करोगे। द वर्ड थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब यही होता है कि टेम्परेचर प्रोवाइड करना और उसको डिकम्पोज करना, उसको ब्रेक करना। डिकम्पोज का मतलब ब्रेक करना। तो इसके एग्जाम्पल आपको दो याद करने हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो होता है मर्क्यूरी का, और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो सिल्वर का होता है। तो पहला एग्जाम्पल जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ HgO। इसको अगर आपने लिया और इसको अगर आपने हीट किया एट टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस, नॉट केल्विन, सेल्सियस, तो आपको मर्क्यूरी जो है वो अलग सेपरेट हो जाएगा और साथ में आपको ऑक्सीजन गैस लिबरेट होकर बाहर मिलेगी। ये एग्जाम्पल मर्क्यूरी का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो है बच्चों वो होता है सिल्वर का, ठीक है। तो अब दो मॉलिक्यूल हो गए सिल्वर के, ट्वाइस ऑफ Ag2O, आप इसको हीट करोगे एट 350 डिग्री सेल्सियस, एंड आफ्टर दिस यू विल गेट 4 molecules of Ag guys, and you will get 1 molecule of oxygen। तो ये था ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड्स जो लोअर पार्ट में आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। मेथड नंबर 1 आपका खत्म हो गया। मेथड नंबर 2 जो बच्चों है फ्रॉम ऑक्साइड्स में, मेथड नंबर 2 जो है वो होता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन करो हाइयर ऑक्साइड्स का, जो मतलब ऊपर ऑक्साइड्स जो काफ़ी हाइयर है उनका भी आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हो। तो इस केस में आपको 3 ऑक्साइड्स यूज़ करने हैं। कौन से? एक तो मैंगनीज का ऑक्साइड है, एक लीड का ऑक्साइड है और एक बेरियम का ऑक्साइड है। तीनों एक बार हम चेक करें रिएक्शंस कैसी होंगी उसकी, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप। मैं एक बार कंपाउंड के, ठीक है, नाम ऊपर यहाँ नोट करता हूँ ताकि फिर मुझे दिक्कत ना हो, मैं भूलना चाहूँ। तो एक तो MnO2 है, दूसरा है Pb3O4 है, और तीसरा वाला जो है बच्चों वो है BaO2, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट, ये तीनों जो ऑक्साइड्स में दिखा रहा हूँ बच्चों, ये तीनों ऑक्साइड्स जो हैं ये व्हाट वी कैन से, मतलब ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की हायर स्टेट में प्रेजेंट है, इस तरीके से होगा। तो बच्चों MnO2 जो है, अब ये डिकम्पोज कैसे करता है ऑक्सीजन को, तो इसके लिए आपको रिएक्शन को याद करना है कि आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnO2 लोगे और यहाँ से कंपाउंड मिल जाएगा आपको Mn3O4। Mn3O4 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा यहाँ पे। तो ये इसकी रिएक्शन ऐसी हो गई कि आपने 3 MnO2 लिया और यहाँ से कंपाउंड फॉर्म हो गया Mn3O4 और साथ में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। दूसरा एग्जांपल है जो लीड ऑक्साइड का होता है, Pb3O4 होता है। अब बच्चों इसको हीट करोगे, इफ़ यू हीट 2 moles ऑफ Pb3O4, तो सबको, ठीक है, हीट करने का, सबको थर्मल डिकम्पोज करने का, तो मतलब हीट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो Pb3O4 लिया आपने, इसको हीट किया, तो बच्चों ये आपको दे देगा 6 PbO प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 6 PbO के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, प्लस साथ में आपको 1 molecule ऑफ O2 भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज BaO2। इसके लिए बच्चों आपको 2 molecules ऑफ BaO2 यूज़ करना है और साथ में इसको जैसे आपने यहाँ पे हल्का सा हीट प्रोवाइड कर दिया तो ये डिकम्पोज होकर बन जाएगा BaO प्लस O2, 2 BaO प्लस O2 बन जाएगा। तो ये 3 रिएक्शन हो गई यहाँ पे। अच्छा, इसको हमने हेडिंग क्या, इसको हमने जो हेडिंग दिया था वो था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइयर ऑक्साइड्स। तो बच्चों आपको हाइयर ऑक्साइड जो होते हैं वहाँ से आपको ऑक्सीजन मिल सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइयर ऑक्साइड्स। मेथड नंबर 2 खत्म हो गया बच्चा आपको। मेथड नंबर 3 जो है बच्चों वो होती है मैंगनीज ऑक्साइड से। हमें करना ये होता है कि हमें मेथड नंबर 3 के लिए सिंपली रिएक्ट कर देना है मैंगनीज के ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से। वेरी सिंपल रिएक्शन। आपने मैंगनीज का ऑक्साइड लिया, बस आपको यहाँ पर रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जो है याद करने पड़ेंगे। तो 2 मोल्स आपको यहाँ पे मैंगनीज के ऑक्साइड के लेने हैं और साथ में आपको यहाँ पे 2 मोल्स ही जो है सल्फ्यूरिक एसिड के भी लेने हैं रिएक्शन करवाने के लिए। 2 मोल ले लिया आपने। अब बच्चों ये रिएक्ट करके आपको देंगे
2 मोल्स ऑफ मैंगनीज सॉल्ट, 2 मोल्स का आपको मैंगनीज का सॉल्ट मिलेगा सल्फेट के फॉर्म में, और थोड़ा सा आपको एक्वस मीडियम यहाँ मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ H2 एंड प्लस ऑक्सीजन गैस गेट्स लिबरेटेड। तो इस तरीके से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम द मैंगनीज ऑक्साइड में एसिडिफिकेशन करके। तो एक टाइप बच्चों ये वाला हो गया। अब बच्चों जो लास्ट टाइप जो बचा हुआ है जिसमें आप ऑक्साइड्स से प्रिपेयर करोगे, दैट लास्ट टाइप इज पेरोक्साइड। ठीक है बच्चों, आप एक बात नोट कर लो इन केस ऑफ बिफोर गोइंग टू फोर्थ मेथड ऑफ ऑक्साइड्स। बच्चों जहाँ भी आपको पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड आपको जहाँ पे लिखा मिलेगा, तो उसको हम एक और नाम दे रखा है हमने, इट्स कॉल्ड एज ऑक्सोन ऑल्सो। ठीक है, तो फोर्थ मेथड जो है आपको वो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि आपने यहाँ पे वाटर प्लस सोडियम पेरोक्साइड को यूज़ किया। सोडियम पेरोक्साइड को अगर आपने यूज़ किया इसके हाथ में इसके, तो बच्चों इसको एक और नाम दिया जाता है, कई बार ऑक्सोन बोलते हैं इसको, ऑक्सोन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सोन। ठीक है, तो अगर आप वाटर लोगे और साथ में रिएक्ट कर दोगे इसको सोडियम पेरोक्साइड से, तो आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। खैर अब देखते हैं कि रिएक्शन में क्या होता है। So if you take 2 moles of sodium peroxide and if you take also 2 moles of water, you will get the very best compound that's called as NaOH। बच्चों NaOH का जो बॉन्ड है बच्चों ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, therefore NaOH यहाँ से इजीली फॉर्म हो जाएगा and you will get 1 mole of oxygen gas liberated again here। तो बच्चों ये 4 मेथड्स थी यहाँ पे। हमने अब तक जितनी भी रिएक्शंस देखी इस फर्स्ट मेथड से, इन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं, तो जो फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट किया था मैंने वो था मर्क्यूरिक ऑक्साइड बच्चों। तो एक हमने इसकी बात की, देन सेकंड हमने मैंगनीज ऑक्साइड की बात की, मैंगनीज के ऑक्साइड से प्रिपेयर किया हमने, और दोनों वाले केस में हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया। आप उसको चाहो तो TH से भी याद कर सकते हो या फिर डेल्टा से याद कर सकते हो। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप हीट करोगे या थर्मली डिकम्पोज करोगे, या फिर आप मैंगनीज का ऑक्साइड लोगे, इसको आप थर्मली डिकम्पोज करोगे, तो दोनों केस में बनता है ऑक्सीजन। थर्ड केस थी जब आप मैंगनीज के ऑक्साइड को एसिडिफाई करोगे, MnO2 को अगर आपने लिया और यहाँ पर अगर आपने इसको एसिडिफाई किया, H+ के आयन प्रोवाइड कर दिए, तो वो भी आगे जाके आपको ऑक्सीजन देगा। एंड देन लास्ट वाला था कि अगर आप पेरोक्साइड लोगे, तो अगर आप पेरोक्साइड को एक्वस मीडियम में लोगे, इन एक्वस मीडियम, सो इट विल गिव यू द ऑक्सीजन ऑल्सो। ठीक है, तो ये चारों केस में आपको एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ऑक्सीजन ऑब्टेन हो रहा है। तो बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रिवीजन जो है इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि आपको बताना मुश्किल है, लेकिन प्लीज़ आफ्टर एवरी कॉन्सेप्ट जस्ट समराइज दिस थिंग एट इन शॉर्ट। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन, मैंगनीज ऑक्साइड का एसिडिफिकेशन एंड सोडियम पेरोक्साइड का एक्वस मीडियम में लेना। ये 4 रिएक्शंस थी जहाँ पे आप ऑक्साइड्स को यूज़ करके ऑक्सीजन तैयार कर रहे थे। बच्चों नेक्स्ट मेथड जो है वो होती है ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन बाई सॉल्ट्स। पहली बात बच्चों ये होता है कि समझ लो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स यानी क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा वर्ड्स कि नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, परमैंगनेट्स। तो जो कंपाउंड ऑक्सीजन को मिला के बन रहा है, मतलब उस कंपाउंड के अंदर में एक ऐसा अनायन है और उस अनायन के अंदर में ऑक्सीजन है, SO4 2-, MnO4-, इस तरीके से, तो इन सबको सॉल्ट्स बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट स्क्रीन लगा लो बच्चों कि मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड, इसमें बच्चों आपको प्रिपेयर करना है ऑक्सीजन को फ्रॉम सॉल्ट्स। ठीक है, फ्रॉम सॉल्ट्स। बिफोर गोइंग इनटू द एक्चुअल रिएक्शन थिंग, आई जस्ट वांट टू समराइज। मैं एक बार शॉर्ट में आपको मतलब कंपाउंड की लिस्ट देता हूँ कि हमें कौन से कंपाउंड यूज़ करने हैं, और यहाँ पर भी 4 मेथड्स आएंगी, एक A, B, C, D। फर्स्ट मेथड जो होगी बच्चों उसमें आपको अल्कली जो होते हैं ना, अपने अल्कली मेटल्स जो होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, बाकी सब, तो आपको अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स जो होंगे उनको आपको हीट करना होगा, सिर्फ हीट करना होगा आपको हमेशा।
आपको ऑक्सीजन की गैस इवॉल्व होगी हमेशा। अल्कली मेटल्स लिया आपने, इसको आपने हीट किया तो आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दो ही होते हैं, एक तो सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इन दोनों के ही हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम। अच्छा, नाइट्रेट्स की बात कर रहा था मैं, अल्कली मेटल्स की नाइट्रेट जो है, इन्हें आपको हीट करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट ऑक्सीजन गैस, सॉरी। सेकेंड टाइप जो इसमें आता है सॉल्ट्स वाली मेथड में बच्चों, वो आता है कि जो आपके तीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं, जैसे कि कुछ कंपाउंड होते हैं, इसको हम बोलते हैं कि एक तो डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम क्लोरेट। कौन सा वाला? एक तो K2Cr2O7 सेकेंड टाइप में ये रहेगा, या फिर KMnO4 ये रहेगा, या फिर KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। ये ऐसे जब तीन कंपाउंड बच्चों जो होते हैं पोटेशियम के, अगर इन तीन कंपाउंड को बच्चों आपने हीट किया एट वेरी हाई टेम्परेचर, अच्छा मतलब बाई द मीनिंग ऑफ हाई टेम्परेचर आई मीन टू से दैट कि अगर आपने इसको 250 से लेके 400 डिग्री के बीच में अगर आपने इसको हीट किया, देन यू विल ऑब्टेन दी ऑक्सीजन गैस। तो ये भी कुछ सॉल्ट होगा इसके, तो ये मेथड नंबर 2 पकड़ लो इसको, मेथड नंबर 2 ये हो जाएगी। देन थर्ड मेथड जो है बच्चों, इसमें आपने करना क्या कि आपने जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट जो है, इसको अगर आप एसिडिक मीडियम में लोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, एक तो इसको लोगे एंड और यू कैन टेक द अदर पोटेशियम सॉल्ट दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। अगर बच्चों आपने इसको ले लिया है विद द एसिड ऑफ H2SO4, अगर आपने इसको एसिडिक मीडियम में लिया हुआ है, तो बच्चों ये दोनों भी जो है आपको फिर ये ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, O2 मिल जाएगा आपको ऐसे। एंड देन फोर्थ टाइप जो आता है जिसमें हम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो होता है कि बाय एडिंग पेरोक्साइड टू, ये जो आपने एसिडिफाइड जो क्या कहते हैं इसको, आपने जो एसिडिफाइड जो आपने एसिडिफाइड KMnO4 लिया था बच्चों, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड करना, ये भी आपको ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि पी ब्लॉक में आपको शॉर्ट में सब कुछ समराइज़ करते रहना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट में ऐसा मैंने आपको सार दे दिया, इसका एक क्या से जिस्ट मिल चुकी है आपको कि सोडियम और पोटेशियम के जब मेटल्स लोगे, मतलब सोडियम और पोटेशियम के जब नाइट्रेट सॉल्ट लोगे, कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको सॉल्ट से ऑक्सीजन तैयार करना है। नाउ अल्कली मेटल्स के जो नाइट्रेट्स हैं, इनको सिंपली हीट करना है, ऑक्सीजन मिलेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट, परमैंगनेट और क्लोरेट, इनको भी हीट करना है, ठीक है। पोटेशियम के सॉल्ट जो है ये कई ज़्यादा यूज़फुल है ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए, बट एक मेथड में इन सॉल्ट को सिर्फ हीट करना है, एक मेथड दूसरी मेथड में इनको रिएक्ट करना है विद दी एसिड, विद सल्फ्यूरिक एसिड। और एक मेथड में अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को, अगर आप एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को अगर आप पेरोक्साइड से रिएक्ट करोगे तो भी आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। सॉरी, थोड़ा गला खराब चल रहा है, सॉरी। तो बच्चों इस तरीके से होता है रिएक्शन। ओके, नाउ अब चलते हैं, नाउ लेट्स गो फॉर द एक्चुअल रिएक्शन थिंग, ठीक है। किस तरीके से रिएक्शंस यहाँ पे हो रही होंगी जरा वो भी एक बार देख लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट। सबसे पहला बच्चों जो होगा कि आपको सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट लोगे, आप नाइट्रेट सॉल्ट लोगे, टू बी वेरी करेक्ट। जैसे मान लो कि बच्चों आपने एक सोडियम सॉल्ट ले लिया, मान लो कि आपने NO3 लिया, और या फिर अगर आप लोगे यहाँ पे KNO3, बोथ कैन बी यूज्ड। सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट दोनों ले सकते हो आप लोग। दोनों के आपको 2-2 मोल्स लेने पड़ते हैं रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे अपने को बैलेंस रिएक्शन पढ़नी है। तो 2-2 मोल लोगे आप, पर इसको सिंपल हीट कर दोगे आप, सिंपल यहाँ पे इसको हीट करना है। तो क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ NaNO2 मिल जाएगा, या फिर 2 मोल्स ऑफ KNO2 मिलेगा, और साथ में आपको मिल जाएगी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। सिंपल यहाँ पे इसको हीट करना है। ये थी सबसे आसान और पहली रिएक्शन कि आप पोटेशियम और सोडियम की नाइट्रेट सॉल्ट लोगे और उनको सिर्फ सिंपल हीट करोगे, ऑक्सीजन गैस से लिबरेटेड। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सॉल्ट इज कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड मेथड जो है सॉल्ट, जिसमें आप सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। तो जो देखा था अपन ने कि यहाँ पर पोटेशियम पर डाइक्रोमेट को और परमैंगनेट को और साथ में क्लोरेट को हीट करना होता है हमें, ठीक है। तो और कुछ यहाँ पे खास नहीं है, बस आपको एक बैलेंस रिएक्शन को याद करना है।
तो देखो इसको आप ऐसे याद कर लो कि यहाँ पर जो मोलर रेशो जो होता है वो होता है 4:2। कितना 4:2 होगा। तो एक बार ध्यान से देख लो, आप 4 मोल्स लोगे इसके पोटेशियम डाइक्रोमेट के लोगे, K2Cr2O7 के लोगे। सीक्वेंस भी ऐसे याद कर लो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है ऊपर में और पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम क्लोरेट है सबसे नीचे में। तो इसके 4 मोल, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, ठीक है। तीनों को आपने सिंपल हीट करना है। सिर्फ बच्चों मैकेनिकल रिएक्शंस है यहाँ पे, कुछ खास नहीं है। बस याद करने वाला काम है। आपको याद रखना है कि जब आप सॉल्ट लोगे कॉन्सेप्ट को समझ लो, जब आप सॉल्ट लेते हो इसके, तो उन सॉल्ट को हीट करना पड़ता है, ठीक है। अभी इन्हीं सॉल्ट को बाद में आपको फिर एसिडिफाई करना पड़ेगा, तो उससे मिलेगा ऑक्सीजन। लेकिन अब यहाँ से इसको आप थर्मली डिकम्पोज कर रहे हो या फिर हीट कर रहे हो। वन मोर थिंग इज समवॉट इम्पॉर्टेंट, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर। पोटेशियम डाइक्रोमेट लोगे तो आपको काफ़ी हीट करना पड़ता है। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट की एक अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है, यू गेट ऑक्सीजन इन ह्यूज अमाउंट, बट यू हैव टू हीट इट ऑल्सो एट दी समवॉट हायर टेम्परेचर। तो इसको आपको 400 डिग्री पे हीट करना पड़ता है। पोटेशियम परमैंगनेट को आपको थोड़ा कम हीट करना पड़ता है, 250 डिग्री तक ही हीट करना पड़ता है। एंड दी क्लोरेट ऑल्सो यू हैव टू हीट अप टू दी 400 डिग्री सेल्सियस। These two provides you even more quantity of oxygen, but you also have to heat to be at a higher temperature. तो हाँ, ये आपने इसका टेम्परेचर नोट कर लिया। जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को लोगे और इसको हीट करोगे तो आपको बच्चों मिलता है पोटेशियम क्रोमेट मिलता है, K2Cr4, 4 moles of K2Cr4 and plus 2Cr2O3 and plus you will get 3 moles of oxygen gas इस तरीके से। एंड देन अगर आप K1O4 को अगर हीट करोगे एट 250 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों K2MnO4 मिल जाएगा, K2MnO4 मिलेगा एंड प्लस यू विल गेट मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 एंड यू विल गेट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको यहाँ पे लिबरेट होगा। जब आप पोटेशियम क्लोराइड को हीट करोगे तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होगा और सिंपल 2 KCl बाहर निकल जाएंगे एंड यू विल गेट 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सिंपल रिएक्शंस थी। रिएक्शंस याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं है, बट आप याद करोगे तो शायद कहीं क्या पता क्वेश्चन पूछ लें। आइडिया ये है कि आपको हीट करना पड़ता है और 4 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट से 3 मोल्स ऑफ ये मिलते हैं, 2 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है और 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड से 3 मोल्स ऑफ व्हाट यू कैन से ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, सॉल्ट वाली बात इंपॉर्टेंट थी। देन थर्ड बात कर लेते हैं, तीसरी बच्चों। तीसरा जो मेथड है सॉल्ट, जिसमें आप सॉल्ट यूज़ करके ऑक्सीजन तैयार करते हो, यहाँ बच्चों आपको एसिडिफिकेशन करना पड़ता है। किसका एक तो K1O4 का आपको करना होगा एसिडिफिकेशन एंड द नेक्स्ट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो K2Cr2O7 जो है, इन दोनों के अंदर में आपने H+ को ऐड करना है, ठीक है। तो लेट्स गो बाय द सिंपल रिएक्शन। फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो बच्चों आपका 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यूज करने पड़ते हैं एंड यू विल गेट 6 मोल्स ऑफ H2SO4 एंड दिस विल गिव यू द 2 मोल्स ऑफ K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आपको मिल जाएगा बच्चों। एंड अगेन यू विल गेट मैग्नीज सल्फेट ऑल्सो 4 MnSO4 मिलेगा आपको एंड प्लस 6 मोल्स ऑफ H2O एंड यू विल गेट 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैसेस। कहाँ लिखूँ यार, ये तो 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। थोड़ी सी यहाँ जगह कम पड़ गई है बट आई थिंक यू विल मैनेज। 2 मोल ऑफ K2SO4, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लो। 4 मोल ऑफ MnSO4 एंड 6 मोल ऑफ H2O एंड 5 मोल ऑफ O2, ये आपको मिलेगा इस रिएक्शन से, ठीक है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट को नीचे करना पड़ेगा हमें। तो बच्चों आप इसके 2 मोल लोगे, जब 2 मोल को आप रिएक्ट करोगे विद दी 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन और कैंसर सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके से करोगे तो आपको बच्चों मिलेगा पोटेशियम सल्फेट मिलेगा। यहाँ भी सेम वही चीज़ होगी, K2SO4 मिल जाएगा। K2SO4 आपको मिलेगा यहाँ पे 2 मोल, तो K2SO4 मिल चुका है आपको। देन यू विल गेट व्हाट यू कैन से क्रोमिक सल्फेट, तो Cr2SO4 3 मिलेगा आपको एंड देन यू विल ऑल्सो गेट द 8 मोल्स ऑफ H2O एंड यू विल गेट 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस।
तो बच्चों ये थर्ड टाइप था आपका। दिस यू कैन ऑब्टेन द ऑक्सीजन गैस बाय एसिडिफिकेशन ऑफ दीज टू K-O4 से और K2Cr2O7 से बच्चों अगर आप सल्फरिक को रिएक्ट कराओगे तो आपको इस तरीके से ऑक्सीजन मिल जाता है। गाइस सॉल्ट वाली जो मेथड थी उसका एक लास्ट मेथड बाकी था हमारे लिए। और बच्चों इसमें आपने क्या करना पड़ता है कि इसमें आप एक एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन लोगे, इसमें पहले से आपने एसिड को मिक्स कर रखा है कि MnO4 में, एंड उसमें आपको ऐड करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। तो इसको एक बार शॉर्ट में बच्चों समराइज करते हैं कि यू विल टेक दी एसिडिफाइड KMnO4 एंड यू विल ऐड H2O2 इन इट। ठीक है, इसमें आप H2O2 को ऐड करोगे। ठीक है, तो ये रफली इसका आइडिया था। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है एक बार देख लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्शन में आप 2 मोल्स ऑफ KMnO4 लेते हो। ठीक, यू विल टेक 2 मोल्स ऑफ KMnO4 एंड यू विल टेक 3 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है सॉरी। एंड इसको बच्चों रिएक्ट करने के बाद में आपको मिल जाता है, यू विल गेट दी पोटेशियम सल्फेट मिलेगा आपको और मैंगनीज सल्फेट मिलेगा आपको एंड प्लस H2O और ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो बच्चों ये रिएक्शन मतलब इसको हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज क्या होता है बच्चों इस मेथड से, बाय द मेथड ऑफ दिस एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट with peroxide, this method will give you the purest form of oxygen। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई कौन सी मेथड है जिससे आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, सो दैट इज दिस एसिडिफाइड KMnO4 प्लस H2O2। यहाँ पे आप चाहो तो नोट कर लो, दिस विल गिव यू दी प्योर ऑक्सीजन। अच्छा, और बच्चों प्योर देने का मतलब ये होता है कि बच्चों यहाँ पर प्योर इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होता है इस रिएक्शन के बाद से, एंड देयरफॉर कॉल्ड एज द प्योर ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे लिबरेट होते हैं इसमें। ओके, तो ये था ये इसके रिएक्टेंट थे। 2 मोल ऑफ KMnO4 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2SO4 लिया आपने और इसको आपने डाइल्यूट फॉर्म में ले रखा है, एंड देन यू विल ऑब्टेन द K2SO4 एंड देन यू विल ऑब्टेन MnSO4 सॉरी, and then obtain 3 moles of H2 and plus you get 5 आपने मिलेंगे आपको नेसेंट ऑक्सीजन के। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है अभी, 1 2 इधर आएगा 2 ओके, तो इस तरीके से आपको एटम्स मिल जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि एक रिएक्शन तो यहाँ पे ये हो रही होती है इस मीडियम में, ऐसा हो रहा होता है कि भैया आपने ले लिया, एंड साथ में बच्चों क्या होता है कि जब अलग से जब आप पेरोक्साइड लोगे इसमें, ठीक है, तो आपने इसको एसिडिफाई कर रखा है, तो सिर्फ परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्शन मीडियम में हो रही है वहाँ पे। अब बच्चों क्या होता है कि बगल में आपके पास में पेरोक्साइड भी है, तो बच्चों H2O2 जो होता है, H2O2 विल रिएक्ट विद दिस ऑक्सीजन। H2O2 जो है वो इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एंड दिस विल फॉर्म यू दी H2O एंड प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, आपको याद होगा जब आप पेरोक्साइड लेते हो तो पेरोक्साइड अपने आप जो है ब्रेक होता है H2O और प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन वो भी निकालता है, रिलीज करता है। अब बच्चों वो जो रिलीज हुआ जो नेसेंट ऑक्सीजन था वो आने वाले इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इट विल फॉर्म द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड दिस वे बच्चों यू कैन बैलेंस दिस रिएक्शन। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, आप इसको अगर 5 से इंटू कर दो तो ये 5 आइटम जो है बैलेंस हो जाएंगे, इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा आपने, एंड देन दिस रिएक्शन एंड दिस वन रिएक्शन यू हैव टू बैलेंस। इसके रिएक्टेंट देख लो एक बार, इसके रिएक्टेंट में से ये 5 ऑक्सीजन हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट एज द ओवरऑल रिएक्शन, तो आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो इस तरीके से बनती है कि 2 KMnO4 करेक्ट है, एंड देन 3 atoms of H2SO4 एंड देन यू कैन टेक 5 atoms of H2O2, 5 आइटम आप H2O2 के लोगे, एंड दिस विल गिव यू K2SO4 मिल जाएगा आपको, एंड देन यू विल गेट 2 moles of MnSO4 एंड देन यू विल गेट 8 moles of H2O एंड देन यू विल गेट 5 मोल ऑफ O2। आपको 5 मोल का यहाँ के ऑक्सीजन भी ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल जाता है बच्चों बाय सिंपली प्रोवाइडिंग दी पेरोक्साइड इसमें ऐड करने से। सिंपल, पहले ये इसी चीज़ में आप लोग को सिर्फ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा था, अब यहाँ 5 मोल मिल सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो है बच्चों, इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं हम लोग। तो ये शॉर्ट में 4 रिएक्शंस थी जहाँ पर आप सॉल्ट को यूज़ करके
ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हो। प्लीज़ समराइज इन शॉर्ट, एक बार शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं इसको। पहले बहुत फर्स्ट मेथड जो थी उसमें आपने पोटाशियम और सोडियम के नाइट्रेट लिए थे आपने, इसमें एक KNO3 और NaNO3 लिया आपने और इसको सिंपल आपने हीट किया, सिंपल हीट कर दिया आपने। देन इसके बाद में आपने पोटाशियम डाइक्रोमेट ले लो या फिर पोटाशियम परमैंगनेट ले लो या फिर पोटाशियम क्लोरेट ले लो, KCl3 ले लो। ठीक है, इन तीनों को आपने सिंपल ठीक है हीट किया तो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ अभी बिकॉज आपको आइडिया आना चाहिए कि रफली आइडिया क्या होता है कि आप सॉल्ट को यहाँ पे हीट कर रहे हो। थर्ड बच्चों आपने क्या किया कि आपने पोटाशियम डाइक्रोमेट को K2Cr2O7 और पोटाशियम परमैंगनेट को आपने एसिडिफाई किया, आपने यहाँ पे इसको एसिड के आयन प्रोवाइड किया H2SO4 के साथ में। तो ये सॉल्ट जो है वो आगे टूट के आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम परमैंगनेट, दो की बात चल रही थी। जो फोर्थ आपका था मेथड बच्चों वो उसमें था कि आपने पोटाशियम परमैंगनेट के अंदर में आपने एसिड को तो मिला ही दिया एंड साथ में यहाँ पर आपने इसमें और ऐड कर दिया H2O2 को, परऑक्साइड को आपने और ऐड कर दिया। तो यहाँ से आपको बच्चों काफ़ी अच्छा और प्योर ऑक्सीजन आपको ऑब्टेन हो रहा था। तो ये चार मेथड्स थी, अगर आप एक बार शॉर्ट में समराइज हो तो ऐसा कर सकते हो। पोटेशियम नाइट्रेट मतलब नाइट्रेट सॉल्ट, देन बाद में सॉल्ट्स की हीटिंग, देन बाद में सॉल्ट्स का एसिडिफिकेशन, देन बाद में सॉल्ट्स का परऑक्साइड ऐड करना। ठीक है, ये हो गए सॉल्ट्स के प्रिपरेशन। ओके बच्चों, तो अब ऑक्साइड्स को यूज़ करके प्रिपेयर करने के बाद एंड सॉल्ट्स से प्रिपेयर करने के बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं द जनरल लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बच्चों थर्ड, इसको आप नाम लगा दीजिए मेथड का। थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन। यू कैन से इट एज लैब प्रिपरेशन। ये लगा दिया आपने हेडिंग। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है ना कि ये रिएक्शन जो इतनी खास इसलिए है बिकॉज बच्चों इसको बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है हर इंडस्ट्री में। बच्चों कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने का काम जो है वो नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में होता है, जहाँ पे आपको बायोलॉजिकल और से कॉलोनीज क्रिएट करनी पड़ती हैं एंड यू वांट कि वहाँ पे सफिशिएंटली ऑक्सीजन मिलता रहे एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन टैंक्स जहाँ पर आप ऑक्सीजन चाहते हो क्रिएट करना एंड वेरियस कैटलिस्ट रीजनरेशन टैंक्स, कई जगह पे इसको यूज़ करते हैं मेथड को। सो वी नीड टू प्रिपेयर ऑक्सीजन इन लैबोरेटरी। ओके फाइन, तो बच्चों यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट वाइज चीज़ें बताऊँगा मैं कि इस तरीके से ये मेथड को फॉलो किया जाता है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट बच्चों कि इसमें आपको दो चीज़ों को मिक्स करना पड़ता है। यू हैव टू मिक्स टू थिंग्स एंड देन यू हैव टू हीट एट सम टेम्परेचर टू दिस टू थिंग्स। तो जो चीज़ें आपको यहाँ मिक्स करनी पड़ती हैं वो होती है पोटेशियम क्लोरेट, जो आपने अभी देखा था कुछ देर पहले, पोटेशियम क्लोरेट एंड प्लस आपको इसमें हीट मिक्स करना पड़ता है मैंगनीज ऑक्साइड को। बच्चों वेरी केयरफुल, पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम भी मैं चाहता हूँ आपको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। इट इज़ कॉल्ड एज पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, और बच्चों इसको बोलते हैं मैंगनीज, नॉट मैग्नीशियम। बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसमें मैग्नीशियम बोल देते हैं इसको। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो होता है, इन दोनों को आप मिक्स करते हो लैबोरेटरी में ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। अब बच्चों सेकेंड पॉइंट होता है कि इसमें इन दोनों को मिक्स करने का रेशो क्या होता है। तो सेकेंड पॉइंट आपने याद करना है कि द रेशो इज 4:1। You have to mix these two compounds, potassium chlorate and manganese dioxide, in the ratio of 4:1 to prepare the oxygen in the laboratory method. Okay, अब बच्चों यहाँ पर एक ट्विस्टिंग पॉइंट आपको जानना है कि भैया यहाँ तक पहुँचे कैसे आपने पता किया कि इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद में ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो बच्चों एक पॉइंट जान लो कि पोटेशियम क्लोरेट जो है, एज यू कैन ऑलरेडी सीन दिस, कि अगर आपको बच्चों इसको हीट करना है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप हीट करोगे तो आपको अपने आप वैसा ही ऑक्सीजन मिल जाता है। तो क्या ज़रूरत है इसको मिक्स करने की इसमें, है ना, क्यों मिक्स करना है इसको। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये देखना है कि टेम्परेचर कितना होता है। बच्चों अगर आप 375 से लेकर 400 डिग्री के बीच में अगर आप हीट करते हो तो उसके बाद जाके आपको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, यू विल गेट द ऑक्सीजन आफ्टर हीटिंग दिस मच। ठीक है, बाकी मैं बैलेंस नहीं कर रहा रिएक्शन, समझ लो अभी। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। आपको यहाँ पे इतने डिग्रीज तक हीट करना पड़ता है इसको, अप टू 375 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे, उसके बाद में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन जैसे ही बच्चों आप यहाँ पे जैसे ही बट
बट कर दो, कंडीशन लगा दो। बट जैसे ही बच्चों अपने यहाँ पे KClO3 में आप जैसे ही लगाना यूज़ कर दोगे व्हाट यू कैन से मैंगनीज ऑक्साइड को MnO2 का आप हीट करना शुरू कर दोगे, तो बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ 250 डिग्रीज के ऊपर में ही ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाएगा। तो ये फ़र्क होता है इस चीज़ में। तो ये बैकग्राउंड कहानी थी कि आपने पहले इसको लिया, चेक किया भैया कि ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ से, तो हाँ मालूम है कि हाँ निकल रहा है ऑक्सीजन, लेकिन इट टेक्स समवट हाई टेम्परेचर 400 डिग्रीज पे जाके आपको उसको हीट करना पड़ता है ऑक्सीजन को पाने के लिए। और जो आप इससे मैंगनीज ऑक्साइड को यूज़ करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 250 डिग्रीज तक यूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू ओनली हीट अप टू 250 डिग्री सेल्सियस एंड देन ऑब्टेन ऑक्सीजन गैसेस। देखो बच्चों अब कैसा ना कि यहाँ पे शायद बच्चों को लगता है कि यार ये तो डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, 400 डिग्रीज एंड 250 डिग्रीज डिफरेंस इज नॉट दैट मच मोर। बच्चों ये डिफरेंस उस समय बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आपको ये काम साल भर करना होता है। अगर आप मान लो बच्चों, अगर आपने एक दिन का अगर 100 डिग्री का एनर्जी अगर आपने सेव कर लिया तो आपको फिर ईयरली पैकेट में कितना ज़्यादा सेव करने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर फिर इस चीज़ का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है कि हाँ यार टेम्परेचर तो सेव हो रहा है एंड वन कंपाउंड इज़ मोर रिक्वायर्ड, तो ठीक है वो तुम खरीद सकते हैं। तो ये इसका इन शॉर्ट में फंडा होता है कि यार इसको ऐड कर दोगे तो टेम्परेचर कम में भी बात बन जाएगी। और इस तरीके से ये सब होने के बाद हमको समझ में आता है कि यार यहाँ पे MnO2 जो है इसका एक फिक्स रोल है, और वो फिक्स रोल होता है एज ए कैटलिस्ट, वो रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है। खैर तो ये चीज़ थी बच्चों। अब इसके बाद में क्या होता है कि व्हेन यू हैव दिस रिएक्शन देयर आर सम कंडीशंस। देखो क्या होता है कि जब भी आप लैब में काम करते हो तो हमेशा कुछ आपको कंडीशंस वहाँ बताई रहती हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा MnO2 के साथ में हैंडलिंग के टाइम पे। बच्चों क्या होता है अगर आपको MnO2 यूज़ करना है तो यू हैव टू एंश्योर सम थिंग्स जैसे कि MnO2 जो है बच्चों इट शुड बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम कार्बन। ये जो है इसमें कार्बन कहीं भी नहीं होना चाहिए, कार्बन कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों कार्बन होता है तो होगा क्या होगा उस टाइम पे। तो बच्चों KClO3 और कार्बन जब रिएक्ट करता है ना तो दिस इज़ अ वेरी एक्सप्लोजिव रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन एक्सप्लोजिव टाइप से होती है एंड दिस हैज़ टू बी प्रिवेंटेड, इसको नहीं होने देना है हमें। तो व्हाट वी विल यूज़, वी विल टेक द केयर दैट देयर शुड नॉट बी एनी व्हाट यू कैन से इम्प्योरिटीज़ इन द मैंगनीज ऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ कार्बन के किसी फॉर्म को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। ओके तो ये चीज़ हो गई। उसका रीज़न देख लिया आपने, रीज़न उसका ऐसा होता है कि भाई पोटेशियम क्लोराइड जो है वो काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स द कार्बन। ये बात हो गई। दिन बाद में आपको ये बात एक और बात यहाँ पे जाननी है कि जब आप KClO3 और जब आप साथ में इसको हीट करोगे मैंगनीज ऑक्साइड के साथ में, तो बच्चों हमें क्या करना होता है कि हमें फर्स्ट जो है इसको स्लोली हीट करना पड़ता है। ठीक है, आपने मिक्सचर ले लिया एंड एट द स्टार्ट यू विल हीट स्लोली सो दैट यू कैन ऑब्जर्व कि हाँ भैया वहाँ पे कोई बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं हो रहा है। एंड जैसे ही मतलब पता हुआ कि हाँ भाई यहाँ पे कार्बन से फ्री है और कोई इम्प्योरिटीज में है नहीं, देन यू विल इंक्रीज दी स्पीड। देन इसके बाद में आप जो है फिर थोड़ा सा स्ट्रांगली हीट करते हैं उसको, देन यू विल हीट स्ट्रांगली, देन उसके बाद में फिर जाके आपको इजीली कंपाउंड मिल जाता है। तो ये स्टेप फॉलो होती है। ठीक है, आपने सीख लिया कि भाई लैब में कैसे बनाते हैं इसको। दो कंपाउंड को हीट करना पड़ता है, पोटेशियम क्लोरेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड को, रेशो होता है 4:1। ऐसे अदरवाइज अगर आप मैंगनीज ऑक्साइड को अगर यूज़ ना करो तो आपको 375 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको हीट करना पड़ता है ऑक्सीजन को पाने के लिए। बट अगर आप इसमें MnO2 को यूज़ करोगे तो आपको फिर 250 डिग्री के ऊपर ही O2 मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे MnO2 का रोल जो है एज ए कैटलिस्ट होता है। एंड देन क्योंकि MnO2 को आप लेबोरेटरी में यूज़ करो तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस ऑफ नॉट हैविंग इट मिक्स विद कार्बन। अगर कार्बन लोगे तो रिएक्शन काफ़ी एक्सप्लोजिव होगी। एंड द स्टेप जो है पहले इसको स्लोली हीट करते हैं, बाद में इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं ताकि कोई विगरस रिएक्शन ना मिले। तो ये था इन शॉर्ट में रफली लैब प्रिपरेशन। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक।